नमस्कार प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर बहुत स्वागत है। और धन्यवाद अंकित कोरोना जी। महामारी के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो यही हुआ है कि तकनीक के माध्यम से हम कहीं भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और यही कारण है कि अपने दर्शकों के लिए हम आज तकनीक के माध्यम से जुड़कर चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल यही है सर आपसे कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव, चूंकि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी आ गए और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होने जा रही हैं। दोनों ही चुनावों को देखें तो विपक्षी एकता को कितना बड़ा झटका लगा है? भाजपा 2024 चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका देने में कितनी कामयाब हुई है और साथ ही साथ इन दोनों चुनाव का राजनीतिक महत्व क्या है और क्या संकेत गया है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए ख़ास तौर पर हमने देखा कि संसद सत्र से पहले चाहे सत्तारूढ़ दल हो, चाहे विपक्ष हो, सब लोग हुँ, अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं और ये संसद सत्र तो इस मायने में भी ख़ास था कि राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। तो बिल्कुल, माना जा रहा था कि जिस तरीके से एनडीए अपनी मजबूत रणनीति के साथ मैदान में है, तो हो सकता है कि जो विपक्ष है, वो भी मजबूत रणनीति के साथ मैदान में होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ख़ास तौर पर हम पूरे विपक्ष की ही बात क्यों कर लें, कांग्रेस खुद भी बिखरी हुई नज़र आई क्योंकि कांग्रेस के भी विधायक हैं, सांसद हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है राष्ट्रपति चुनाव में। तो ये हुँ, दिखाता है कि जो विपक्ष है, पूरी तरह बिखरा हुआ है और खास तौर पे एक मैसेज गया है। देखिए ये सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में जो मतदाता हैं, वो आम लोग नहीं बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। तो और बिल्कुल, निर्वाचित जनप्रतिनिधि अभी किस पार्टी के ज़्यादा हैं, ये भी सबको पता था और किन-किन राजनीतिक दलों का समर्थन किस प्रत्याशी को है, किसके जीतने की संभावनाएँ प्रबल हैं, ये भी सबको पता था। लेकिन उसके बावजूद एनडीए जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और विपक्ष जिस कह सकते हैं कि विभाजित तरीके से चुनाव लड़ा, अब आप देखिए कि उसका एक संदेश लोगों के बीच में गया है। हम हुँ, सिर्फ़ हार-जीत जो परिणाम आया है, हम सिर्फ़ उसका ही विश्लेषण क्यों करें? हम ज़रा और पीछे चलते हैं। जब कैंडिडेट चयन की बात आ रही थी, उस समय भी विपक्ष में इसी तरीके का बिखराव देखने को मिल रहा था। कोई प्रत्याशी बनने को राज़ी नहीं था। एनडीए की तरफ से बिल्कुल, सिर्फ़ एक मीटिंग हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की और उसमें निर्णय हो गया नाम का और शाम को जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया। उससे पहले जो जेपी नड्डा हैं और राजनाथ सिंह को ज़िम्मेदारी दी गई थी कि सहयोगी दलों से आप बात कर लीजिए कि और जो विपक्षी दल हैं, उनसे भी बात कर लीजिए नाम को लेकर और एक मीटिंग हुई और नाम सामने आ गया। विपक्ष के लोग पहले एक मीटिंग करते हैं दिल्ली में, बड़ी मीटिंग होती है, उसमें 17-18 दल जुटते हैं। कुछ बड़े दल जैसे टीआरएस या और 1-2 आम आदमी पार्टी वगैरह उस बैठक में गए भी नहीं थे। ममता बनर्जी भी शायद उस बैठक में नहीं थी। पहली बैठक जो हुई थी, उसमें बात हुई कि शरद पवार को बोला गया कि आप बनिए राष्ट्रपति कैंडिडेट, वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा मैं नहीं बनूँगा। दूसरी मीटिंग में बोला फारूक अब्दुल्ला को भैया आप बनिए, वो भी नहीं बने। फिर ले देकर आए, यशवंत सिन्हा को लेकर आए। यशवंत सिन्हा ने ठीक है कि उन्होंने कहा कि बड़ी दृढ़ता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उनको भी पता था और जिस तरीके से परिणाम से आने से ठीक पहले उन्होंने एक पूरा बयान जारी करके कह दिया कि मैं हार स्वीकार करता हूँ, नई राष्ट्रपति को बधाई और बाकी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने अपना जो बयान है वो पहले से तैयार कर रखा था। तो परिणाम सबको पता था, बिल्कुल, देश को पता था लेकिन बिखराव जो था वो दिख रहा था। सिर्फ़ हम परिणाम के दिन की बात नहीं कर रहे, चुनाव प्रचार की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट की जब तय किया जाना था उससे लेकर अब तक की। और आप देखिए कि किस तरीके से जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन था वो टूट गया। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो विपक्ष के साथ था। लेकिन और वहाँ पे झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर जेएमएम की सरकार चला रही है लेकिन द्रौपदी मुर्मू का एनडीए कैंडिडेट का समर्थन कर दिया। ओडिशा में बीजू जनता दल जो सरकार में है उसने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया। शिवसेना ने कर दिया। ऐसे बहुत सारे दल हैं जो कि विपक्षी हमारे साथ खेमे में हैं कांग्रेस है, लेकिन एआईएडीएमके है, हाँ, और कांग्रेस के सांसदों, विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। मायावती, उड़ीसा हाँ, मायावती हैं, उन्होंने भी समर्थन कर दिया। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी समर्थन कर दिया। ऐसे बिल्कुल, बहुत सारे नाम थे जो कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े नज़र आए। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को कहना पड़ गया कि यदि मुझे पहले बता दिया जाता कि ये कैंडिडेट हैं, तो हम भी समर्थन कर देते। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से एनडीए चाल चलता है और वो उस चाल के आगे जो विपक्ष की जितनी भी योजनाएँ हैं, वो सब ध्वस्त हो जाती हैं। और जनता ये देखती है, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए मजबूत नेतृत्व, मजबूत एक निर्णय लेने वाली सरकार
और जब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति सामने वो तो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, दूसरों में आम सहमति नहीं बन पा रही है कि मैं नेता कौन होगा, आप फैसला करते हैं तो मैं फैसला नहीं मानूँगा या नहीं मानूँगी। जैसे आप वाइस प्रेज़िडेंट के में देख लीजिए इलेक्शन में, ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए और आपने मार्गारेट अल्वा को कैंडिडेट बना दिया। सोनिया गांधी कह रही हैं हमने 2 बार ममता बनर्जी को डायल किया, वो लाइन पर नहीं आई। शरद पवार कह रहे हैं कि हमने भी ममता बनर्जी से बात करने का प्रयास किया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। तो विपक्षी जो एकता की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन वो एकता है नहीं, बिल्कुल बिखराव है विपक्ष में। ये चीज़ भी सामने लाने में एनडीए सफल रहा है और बीजेपी सफल रही है इस बात को दुनिया को दिखाने में, देश को दिखाने में कि विपक्ष बिखरा है और ये जो बिखरे हुए दल हैं, ये ना तो एक नाम पर सहमत होते हैं, ना एक नीति पर सहमत होते हैं, ना एक योजना पर सहमत होते हैं। तो अगर आपने इनको कहीं सत्ता सौंपी, तो ये किस तरीके से देश चलाएँगे, ये एक दिखाने का, दर्शाने का प्रयास किया है और उस प्रयास में सफलता भी मिली है। और जिस तरह से आप देखिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ हुँ, को लाया गया। अब हम बंगाल में देखते हैं कि धुर विरोधी हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद पर रहते हुए जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की कभी नहीं बनी। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ ट्वीट करते थे और एक वहाँ पे लगता था कि शायद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो खींचतान है, उसका असर प्रशासन पर पड़ रहा है। अब आप देखिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ये बीजेपी की योजना की सफलता ही तो कही जाएगी, बीजेपी की रणनीति की सफलता ही तो कही जाएगी कि टीएमसी ने कह दिया कि हम हमारे जो सांसद हैं वो वोट नहीं करेंगे इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव से बाहर रहेंगे, वो उसमें भाग नहीं लेंगे। तो आपने एक तरह से विपक्ष का नुकसान कर दिया है क्योंकि अगर उनके वोट पड़ते तृणमूल कांग्रेस के, तो वो विपक्ष के वोट बढ़ते, मार्गारेट अल्वा के वोट बढ़ते। अब ये उनके अनुपस्थित रहने का फायदा सीधा जगदीप धनखड़ को मिलेगा। कहा जा रहा है कि दार्जिलिंग पैक्ट हुआ है। दार्जिलिंग पैक्ट ये था कि आपको 10-12 दिन पहले की शायद एक हुँ, खबर आपको ध्यान होगी जब दार्जिलिंग में एक शायद एक वहाँ पे कोई सरकारी रिज़ॉर्ट था या सरकारी कुछ एक बिल्कुल। भवन था वहाँ पर वहाँ ममता बनर्जी और जगदीप जगदीप धनखड़, धनखड़ की हिमंत बिस्वा मुलाकात हुई। शर्मा और ममता बनर्जी थी। तो शायद वहीं पर ये बिल्कुल, सहमति बन गई थी कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जा रहा है और ममता बनर्जी ने जब अपनी सहमति दे दी कि हम किसी तरह से इनका समर्थन करेंगे, चाहे मतदान नहीं करें, चाहे डायरेक्ट वोट करें, लेकिन उनका हुँ, जब आश्वासन मिल गया तो उनके नाम का भी अनाउंसमेंट अगले दिन ही हो गया दिल्ली में। तो ये सब दिखाता है कि बहुत चीज़ें जो अब मान लीजिए कि किसी चीज़ की तारीख की घोषणा हुई कि इस दिन इसका चुनाव है, विपक्ष उस दिन बैठता है और अपनी रणनीति बनाता है, लेकिन बीजेपी और एनडीए उससे पहले अपनी रणनीति बना चुके होते हैं और उस दिशा बिल्कुल, में काम कर चुके होते हैं, बस उसको अमल में लाना तब होता है उनको जब तिथि की घोषणा हो जाती है, तारीख की घोषणा हो जाती है। तो ये एक जो बिल्कुल। कह सकते हैं कि जो चाल चलने का जो समय है, वो जब बीत जाता है, तब अगर विपक्ष चलेगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा और देश की जनता भी ये चीज़ें देख रही है। हमने विभिन्न राज्यों में देखा कि किस तरीके से हुँ, जो विपक्ष का बिखराव है, वो सब चीज़ें सामने आई, तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रपति चुनाव में और जहाँ तक ये बात कही गई कि द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर लें कि लोग कहते हैं कि भई बीजेपी ने आदिवासी वोटों को देखने के लिए और आदिवासी समुदाय को साधने के लिए एससी-एसटी समुदाय को साधने के लिए उनके नाम का चयन किया। तो उनको याद दिलाना चाहेंगे कि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, तब भी बीजेपी ने एक आदिवासी पीएस संगमा जी को अपना कैंडिडेट बनाया था, एनडीए कैंडिडेट बनाया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो उन्होंने पहले भी आदिवासी एक राष्ट्रपति देने का प्रयास किया था, उस समय सहमति नहीं बन पाई। अगर विपक्ष उस समय हुँ, की जो सत्ता पक्ष था, वो मान जाता तो बिल्कुल। शायद आदिवासी राष्ट्रपति पहले भी मिल जाता देश को 2012 में। तो अब देखना होगा कि अब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, लेकिन उनका जहाँ हम खुशी के साथ स्वागत कर रहे हैं, हमको जो हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनकी उपलब्धियों पर भी गौरव करना चाहिए और हमको नहीं बिल्कुल, भूलना चाहिए कि उनके ही आदेश से, उनके ही हस्ताक्षर से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था, 3 तलाक विरोधी कानून बना था उनके ही हस्ताक्षर से और भी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। देश-विदेश में उन्होंने जो भारत का गौरव बढ़ाया, उसके लिए उनका देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बिल्कुल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव है और संसद सत्र के दौरान की जो गतिविधियाँ खास तौर पे विपक्ष की ओर से हो रही हैं वो एक जनता देख रही है जिस तरह से सत्र का समय बर्बाद किया जा रहा है जबकि लोगों को अपेक्षा थी कि ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बड़े-बड़े महत्वपूर्ण विधेयक यहाँ पर चर्चा के लिए और पारित करने के लिए लगे हुए हैं और खास तौर पे जो सांसद होते हैं, उन सांसदों के जो संसदीय क्षेत्र की जनता है,
वो अपेक्षा करती है कि हमारे सांसद जाकर अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्या रखेंगे, तो सरकार की तरफ से उसके निराकरण की दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन जब वो सत्र ही नहीं चलेगा, अपनी बात ही नहीं रख पाएँगे, तो ये जनता में भी एक क्षोभ प्रकट होता है कि आखिर हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में हो क्या रहा है? तो ये सब चीज़ें अगर आप सरकार का काम आसान कर रहे हैं, आप जो संसद का मंच है, वो चर्चा के लिए है, सरकार को घेरने के लिए। अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, सत्र नहीं चलने देंगे, तो सरकार का काम आप आसान कर रहे हैं। सरकार तो अपना विधायी कामकाज कैसे भी पूरा कर लेगी, लेकिन जो बिल्कुल। जनता की आवाज़ है, वो दबकर रह जाएगी, वो नहीं उठ पाएगी। तो इसके लिए दोषी कौन है, इसकी भी ज़िम्मेदारी जनता ही तय करती है। तो ये सबको सबको ध्यान रखना चाहिए। खैर आपने बहुत विस्तृत बताया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के संकेतों को। लेकिन सर संकेत कुछ उत्तर प्रदेश से सही नहीं मिल रहे हैं। 100 दिन जी, पूरे होने पर जश्न मनाने वाली योगी सरकार के आखिर 3 मंत्री क्यों नाराज बताए जा रहे हैं? क्यों जी, एक मंत्री का इस्तीफा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, आनन-फानन में दिल्ली बुलाया गया, फिर उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बैठक हुई। बावजूद इसके खबर ये भी है कि आज एक शुक्रवार को एक बैठक हुई थी और इस बैठक में वो नहीं गए हैं। इसके अलावा जी, अब एक और नए मंत्री का नाम जुड़ गया कि एक और मंत्री नाराज़ हो गए अधिकारियों से। तो जी, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ खींचतान हो रही है। अ, हाल जी, में ही हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने अकेले आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली। अ, जी, जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्या जी। वाक़ई में वहाँ कोई बड़ी खींचतान है जो पर्दे के पीछे तो ज़रूर है लेकिन पर्दे के आगे आ नहीं रही है? देखिए उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि जैसे अब अगर वहाँ पर जो तबादला नीति है सरकार की हुँ, उस नीति का पालन नहीं किया गया, तबादले किए गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये अनियमितता है और सरकार कार्रवाई करेगी ही। उस कार्रवाई उस अनियमितता के पीछे जो भी हो अब हो सकता है वो किसी मंत्री का करीबी हो, उस करीबी पर अगर कार्रवाई होती तो मंत्री को बुरा लग सकता है, तो ये सब चीज़ें हमको और प्रदेशों में भी देखने को मिलती हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर और वैसे भी उत्तर प्रदेश ही नहीं अगर हम देश की बात कर लें, अन्य राज्यों की बात कर लें, तो अफ़सरशाही जो लोकशाही है और जो हमारे जो अब ख़ास तौर पे नौकरशाही है, उसके बीच हुँ, में और रानी जो हमारे नेता लोग होते हैं, इनके बीच में हमेशा खींचतान रहती रहती है। और ख़ास तौर पर जो हमारे नौकरशाह हैं, ये दबते नहीं हैं और ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि ये अपने आप को कई बार मंत्री से ज़्यादा बड़ा समझते हैं, तो ये एक अक्सर तनाव का कारण बन जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मैं आपको ज़रा योगी जी के पिछले कार्यकाल की तरफ ले चलूँगा। आपको ध्यान होगा कि कोरोना काल में योगी जी लगातार सक्रिय रहे, लगातार वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर मैदान पर उतरकर हुँ, चीज़ों को सँभालते रहे। लेकिन उस दौरान जो उनकी लगातार मीटिंग होती थी, टीम 11 थी, पहले टीम 9 थी, फिर टीम 11 हुई, उसमें सारे अफ़सर थे, एक भी मंत्री नहीं था। तो अफ़सरों को लगता है कि हमारा जो दर्जा है योगी जी की नज़र में वो मंत्री से ऊपर है, तो वो अपने आप को वैसे ही एक बिहेव करते हैं और ख़ास तौर पे अगर वो दिनेश खटीक कह रहे हैं कि मैंने उनसे सूची माँगी, मुझे सूची नहीं दी, मेरी बात सुनते नहीं हैं। तो अफ़सरों को ये लगता है कि हम पर योगी जी की नज़र है, हम सही काम कर रहे हैं और मंत्री से हम अपने आप को ऊपर समझते हैं। तो ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं फिर अगर वो जब बात आती है राजनीतिक प्रतिष्ठा की, अफ़सर को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है, तो ये ज़रूर अवश्य ही खींचतान का एक मुद्दा बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को अब क्योंकि प्रशासन का अनुभव भी हो गया, वो इसका मसले का हल निकालेंगे। पहली हम वहाँ पर क्या अनियमितता हुई है, क्या चीज़ें हैं, उस पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन पहली नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि जो अफ़सरों का जो हौसला बढ़ाया है योगी जी ने, वो शायद मंत्रियों के लिए थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है उत्तर प्रदेश में। बस यही बात है। राजनीतिक ख़ैर तो देखिए राजनीतिक तो कोई चुनौती है नहीं और जो दिनेश खटीक ने हुँ, किया कि सीधा अमित शाह जी को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया, वो उन्होंने अपने जीवन की बड़ी गलती करी है। और अभी हो सकता है उनकी कुर्सी बच जाए, लेकिन बाद में वो और आगे बढ़ पाएँगे इसमें संशय है क्योंकि बीजेपी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से चलना होता है आपको, आपको कुछ चाहिए तो भी आप उस सिस्टम के हिसाब से आइए, आपकी कोई शिकायत है तो भी उस सिस्टम के हिसाब से आइए। आप अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री को नहीं भेजकर आप गृह मंत्री को भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस्तीफ़ा देना नहीं चाह रहे हैं, आप प्रचार पाना चाह रहे हैं। आपने हुँ, सोशल मीडिया पर वो पत्र जारी किया तो वो एक उससे पार्टी की सरकार की प्रतिष्ठा पर आँच हुई, विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला। सरकार की छवि अगर धूमिल होती है तो वो पार्टी के लिए मुश्किल स्थिति पैदा होती है। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मैं दलित हूँ, मुझसे मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो बीजेपी जहाँ एक और दलित समुदाय में, एससी-एसटी में या जो आदिवासी हमारा ट्राइबल समुदाय है, उसके बीच पैठ फैलाने की बात करी, तो अगर जब ऐसी बातें उसी समुदाय के जनप्रतिनिधि करेंगे, तो ज़ाहिर तौर पे बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी, तो पार्टी ने ज़रूर इसको गंभीरता से लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है।
फिर देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश में किस तरह की खबरें निकल कर आती है और अगले सप्ताह क्या हलचल रहने वाली है। खबर ये भी है कि दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी आला कमान से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात पर भी सबकी निगाहें होंगी। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।